नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 अगस्त और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 के टॉपिक्स। जिन्होंने सही से पढ़े, डेली 30 का करंट जिन्होंने सही से फॉलो किया, उनको पेट एग्जाम में भी उसका लाभ निश्चित मिला होगा। और मैं ये नहीं कह सकता कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो किया नहीं जा सकता था, जिन्होंने रेगुलर डेली 30 2 महीने का फॉलो किया होगा। बाकी सब मेहनत आप लोगों की होती है, बहुत कुछ आप लोग पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज के डेली 30 के सेशन में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हमको बात करनी है। भारत की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनके बारे में चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आगे भी इस पे प्रश्न बनते रहेंगे और भी हम डिस्कशन कर लेंगे। आज फिलहाल एक एपिसोड करने जा रहे हैं, 10 प्रश्न करंट अफेयर के देखेंगे। सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता? सुवर्णरेखा जो परियोजना है, ये संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे लाभान्वित नहीं होता है। इसमें जो बांध बनाया गया है वो बांध रेखा नदी पर बनाया गया है, चांडिल बांध, खरगई नदी पर ईचा बांध, और इससे कई नहरें भी निकाली गई हैं। सिंचाई परियोजना ये है, लेकिन विद्युत का उत्पादन भी इससे किया जाता है। तो खरगई नदी पे ईचा बांध और रेखा नदी पे चांडिल बांध, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। सलाल जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए परियोजना है। पहला स्टेटमेंट, दो चीजें यहां से आपकी तैयार हो रही हैं, एक तो किस राज्य में है और दूसरा किस नदी पर है। पहला स्टेटमेंट सही है और स्थित तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, लेकिन इससे लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य भी हैं। जम्मू कश्मीर तो है ही है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान, ये प्रश्न में कहा जा रहा है और ये भी सही है। इससे ये बेनिफिट जो मिलता है वो इन सभी राज्यों को मिलता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो चीजें न भूलिएगा, एक है कि यह परियोजना किस नदी घाटी पर है, मतलब किस नदी पर है, और दूसरा जो ये परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। 1961 में यह स्थापित हुई थी और कौन से राज्य से लाभान्वित है हमने देखा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उनसे संबंधित जो यहाँ पर सूची दी हुई है वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उनसे संबंधित नदी की सूची दी हुई है। तो पहला दिया हुआ है रियंद, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई बांध, तीसरा है टिहरी बांध परियोजना और चौथा है रामगंगा परियोजना। तो आपको बताना है इसमें सुमेलित करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सुमेलित करिए, इसमें रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी है रिहंद, उस पर स्थित है ना। तो रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी रोन पर रिहंद पर है, तो यहाँ पे सोन हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 यानी कि 3 का ए, और 2 का आप आइए या बी पे आइए, इधर से मिलाते हैं। तो ए का 3 हो जाएगा, बी आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पे है, तो बी का 4। टिहरी जो परियोजना है ये भागीरथी नदी पे है और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है। इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा 3 का ए, 4 का बी, 2 का सी, 1 का डी, है ना। ये सही, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सुमेलन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, इसमें बांध और प्रदेश दिया हुआ है, फरक्का, घाटप्रभा, हीराकुंड, ककरापारा। तो जो फरक्का है, फरक्का कहाँ पर है? तो फरक्का बैराज परियोजना एक है, ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो फरक्का का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि 1 का ए ही हो जाएगा। 2 में दिया है तो आगे भी हमको देखना पड़ेगा, लेकिन दूसरा देखेंगे बस तुरंत हमारा हो जाएगा। जो 2 नंबर पे है या बी नंबर पे हम देखें तो बी नंबर पे घाट प्रभा दिया हुआ है। घाट प्रभा किस पे होगा, तो इसको आपको सेट करना है। ये कर्नाटक में स्थित है, तो बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 4, 2 का हो जाएगा हीराकुंड उड़ीसा में और काकरापारा गुजरात में हो जाएगा, डी का 3। सब आपको पता है, इन पर आधारित प्रश्न बहुत बार पूछे गए, तो ये लिस्ट आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है? पहले इसको जिस नाम से स्थापित किया गया, बाद में इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना रख दिया गया। कि राजगाड़ बांध परियोजना है, ललितपुर में बेतवा नदी पर यह स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर हो जाएगी। राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित
नहीं है। एक इसमें जो है वो सही सुमेलित नहीं है। परियोजना दी हुई है और परियोजना के साथ में आपको दिया हुआ है नदी का नाम। तो नांगल बांध सतलुज नदी पे है, सरदार सरोवर नर्मदा पे है, नागार्जुन सागर जो दिया है गोदावरी नदी, और हीराकुंड बांध महानदी। तो हीराकुंड बांध महानदी भी सही है। नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पर है ये? कृष्णा नदी। इनकी आप लोकेशन भी मैप में देखें, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मैप में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, लेकिन दिमाग में बैठ जाता है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, किस नदी पर हुआ है ये पूछा जा रहा है। राजस्थान में ये मेजा बांध है, और राजस्थान में बांध बनना थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, जल जहां पे नहीं है वहां बांध बनाया जा रहा है। जरूरत भी खैर ऐसी जगह पर पड़ती है जहां पे मैनेजमेंट करना होता है। तो मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में कोठवारी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कोठारी नदी पर, कोठारी नदी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होरेरा गांव और उसके पास ये स्थित है कोठारी। बनास नदी की ये सहायक नदी है। कोठारी नदी जो है ये बनास की सहायक नदी है। सिंचाई के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। तो जो पोंग बांध है, पोंग बांध आपका ब्यास पर बनाया गया है। किस पर? ब्यास पर। ब्यास नदी पर पोंग बांध है। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में किया गया है। 133 मीटर ऊंचा ये बांध है। सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन दोनों इसका उद्देश्य है। व्यास बांध कहिए या व्यास डैम कहिए, एक ही बात है, उस पर कोई अंतर नहीं। ये सूची फर्स्ट सेकंड दी हुई है। एक तो बांध परियोजना और दूसरा राज्य दिया हुआ है, रिहंद, उकाई, हीराकुंड, कोयना। इसको सुमेलित आपको करना है। तो इसमें जो रिहंद है, रिहंद क्या हो जाएगा? वन का रिहंद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सा उत्तर प्रदेश। उकाई जो परियोजना है, उकाई हो जाएगा गुजरात, दो का डा। और हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा, और कोयना महाराष्ट्र। तो वन साठ दो डा, अब वन साठ दो डा दो में दे दिया, तो थोड़ा सा आपको इसको और सेट करना पड़ेगा। और थ्री वाला जो ऑप्शन है, थ्री का आ होगा यानी कि उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना? इधर आप 1C 2D 3A 4B आप सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, बराकर नदी पर स्थित तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है? एक तो यहाँ पर ये दिया है कि बराकर नदी पर स्थित है, राज्य आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे जब पूछा जाएगा तो खाली तिलैया बांध करके भी पूछा जा सकता है। तो बराकर नदी या तिलैया बांध में से कुछ भी आपको याद हो तो आप कर सकते हैं झारखंड में। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। 1953 में ही इसका निर्माण कर दिया गया था। 366 मीटर ऊंचा है। जल विद्युत का उत्पादन भी इससे किया जाता है और इसके द्वारा सिंचाई भी की जाए। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? जैसे कई उद्देश्य साधे जाए, सिंचाई भी हो रही है, जल विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है, इस तरीके से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, तवा प्रोजेक्ट, मैतूर डैम और उकाई प्रोजेक्ट। तो इसमें मिदनापुर नहर कंसावती नदी पे है या कसाई नदी पे, लेकिन तवा प्रोजेक्ट जो दिया है ये तवा नदी पे है, ना कि कृष्णा नदी पे। बाकी मैटूर कावेरी पे, उकाई तापी पे सही है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पे ही है, ये कृष्णा नदी पर नहीं है, तो यही असुमेलित हो जाएगा। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पे। अगला जो प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम जो है ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय घाटी नदी घाटी परियोजना है और ये 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहली है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है। 7 जुलाई 1948 को, और स्वतंत्र भारत में ये पहली बनाई गई थी। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है ये भागीरथी और भिलंगाना, ये जो दो नदी हैं, इन्हीं के संगम पर, इन्हीं के जल से बनाई गई है। इसी के जल का उपयोग किया गया है। टिहरी जिले में जो उत्तराखंड में पड़ता है वहीं पर इसका निर्माण किया गया है ना, संगम पर, भागीरथी और भिलांगना के। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, अब ये तेलंगाना राज्य में स्थित है ना। बौद्ध धर्म में एक विद्वान हुए हैं नागार्जुन, उन्हीं के नाम पर इनका नाम, इस परियोजना का नाम रखा गया। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने रखी थी। और ये स्थित कहाँ है? कृष्णा नदी पर। और ये किस राज्य में है? तेलंगाना में। कृष्णा नदी तेलंगाना, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है,
शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसमें कंफ्यूजन था, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था, तो मैं आज उसको डाउट को दूर करना चाहता हूं कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि बिजली आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तो आप कहेंगे 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। और अगर आपसे ये कहा जाए कि कर्नाटक में शिव समुद्रम जो जल विद्युत संयंत्र है वो कब लगाया गया था, तो 1902 में, और ये दूसरा संयंत्र था। एक दिन शायद मैंने इसको डिस्कस किया था, तो वहां मटेरियल में कुछ भी ऐसा रहा होगा, वो प्रथम मैंने बोल दिया था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इसको आप दूसरा मानिएगा। ये कर्नाटक में शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर भारत का दूसरा पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो ये कहां पर है? कर्नाटक में, शिव समुद्रम कर्नाटक में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा था, तो दार्जिलिंग में लगाया गया था। बहुत बड़ा ये नहीं था, लेकिन लगाया गया था 1897 में। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब विकल्प दिए हैं। इनमें से उत्तर याद करिए। एक तो भाखड़ा नागल में आप रख लीजिए हरियाणा और पंजाब को, ये दो पक्के हैं, और एक इसमें राजस्थान को शामिल कर लीजिए, उनके पड़ोसी हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये इन्हीं तीनों का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण इसके अंतर्गत किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये विस्तारित है। तो लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश को भी शामिल करिएगा, उसका जो कमांड क्षेत्र है यहाँ तक है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजना बेसिकली गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है, लेकिन इससे लाभ मिलता है गुजरात के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी, सब पड़ोसी हैं। गुजरात, राजस्थान और इसको महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, इसको लाभ मिलता है ना। अगला जो प्रश्न है, तो ये व्याख्या है इसकी, देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर और पूर्वी यमुना नहर। ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, और लेकिन ये जो त्रिवेणी नहर है ये बिहार के क्षेत्र में सिंचाई के लिए जानी जाती है, चंपारण जिले में ये विस्तृत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और भी प्रश्न हम इस पे करेंगे। पीडीएफ को आप जब प्राप्त करते हैं तो उसका रिवीजन किया करिए। जो लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं या फिर इसका वीकली टेस्ट देना चाहते हैं रेगुलर, तो वो लोग 109 के सब्सक्रिप्शन में इसको ज्वाइन करके ये काम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज में है, और ये ब्यास एवं सतलुज नदी से इसका संगम होता है और हरिके बैराज में। और हरिके बैराज में जब वो संगम होता है, इंदिरा नहर का उद्गम जहां से हो रहा है, तो उससे जल यहाँ पे यानी संगम से बढ़ जाएगा ना। तो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई इसी से की जाती है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर रखा गया था। 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन 2 नवंबर 1984 को जब इंदिरा गांधी के जी नहीं रही, तो उसके बाद इसका नाम जो रख दिया गया वो इंदिरा गांधी नहर उनके सम्मान में रख दिया गया। ठीक है, तो पहले इसका नाम हुआ करता था राजस्थान नहर। मंगलम सिंचाई परियोजना है कहां पर, किस राज्य में स्थित है? तो मंगलम नाम से तो आपको लगेगा कि ये कहीं उत्तर में हो, खैर उत्तर का कोई राज्य भी नहीं दिया है पश्चिम बंगाल को छोड़ के। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये केरला में स्थित है, पलक्कड़ जिले में। भारत पूजा नदी वहां पे है और उसकी सहायक नदियां हैं। तो उस पर 10 सिंचाई परियोजनाएं अभी इस पे मतलब पूरी हुई थी, तब ये चर्चा में आई थी। काफी पहले की बात है, ये पहले ही पूछा जा चुका है। तो इसमें मंगलम सिंचाई परियोजना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां पे 10 सिंचाई परियोजना जब पूरी हुई थी तो ये चर्चा में आई थी। तो मंगलम सिंचाई परियोजना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए करंट अफेयर प्रश्नों को देखते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा? पूरी दुनिया के सुरक्षित शहरों की, सेफ सिटीज की बात अगर की जाए तो ये कोपेनहेगन जो है, कोपेनहेगन कई चीजों का मुख्यालय यहाँ पर है ना, ऐसा है कोपेनहेगन में। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, पूछी जाती है राजधानी कभी कभी आपसे। तो ये 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में इसको चुना गया है। किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। शांति के मामले में आप जानते ही हैं, सुरक्षित भी ये है। तो द्विवार्षिक सूचकांक है ये, इसका चौथा संस्करण अभी जारी किया गया है। 82.4 अंक कोपेनहेगन ने हासिल किए हैं। दिल्ली की बात की जाए तो इसकी स्थिति खराब है। दिल्ली और मुंबई को इसमें जगह दी गई है,
लेकिन 48वें और 50वें स्थान पर ये है। बाकी इसकी जो लिस्ट है, कोपेनहेगन, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, एम्स्टर्डम, वेलिंगटन, हांगकांग, मेलबर्न, स्टॉकहोम, ठीक है, ये सूची है। जहां पे नैतिकता का पतन कम होगा वहां पे सुरक्षा ज्यादा होगी, सबसे सुरक्षित सेफेस्ट एरिया होंगे। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत से अपने मिशन को क्या नाम दिया है? भारत ने अपना मिशन एक चलाया तो उसका नाम क्या दिया है अपने नागरिकों को निकालने के लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप राजनीति में मत पढ़िए, आप इन चीजों को तैयार रखिए जो आपसे पूछी जाएंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति इसका नाम रखा गया है। अपने नागरिकों को सही सकुशल वापस लाने के लिए ये मिशन चला रहा है भारत, ठीक है। 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली में 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके जटिल निकासी मिशन की शुरुआत की थी। ये बहुत आसान थोड़ी ना है वहां से बचा के लाना। अफगानिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं कितनी खराब है, विदेश मंत्रालय ये सब काम कर रहा है। पुस्तक और लेखक, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, बोरिया मजुमदार और कुशांत सरकार। बैटलफील्ड, विश्राम बेडेकर। एड्रेस बुक, ये पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, ऋतु मेनन। ये सभी की सभी पुस्तकें जो दी हैं ये सही सुमेलित हैं, इनके नाम याद रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। अगला जो प्रश्न है, और इसमें कुछ बताना नहीं है किस पे ये मतलब आधारित पुस्तक है, तो भारतीय क्रिकेटकों के जीवन पर आधारित है, एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट, मिशन डोमिनेशन, ठीक है। और इसमें कई खिलाड़ियों के बारे में, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि है किसके बारे में। कौन सा क्षुद्रग्रह हाल ही में पृथ्वी के करीब से गुजरा है? क्षुद्रग्रह गुजरते रहते हैं ना, तो इसमें से जो क्षुद्रग्रह है 2016 AJ 193, 193 क्षुद्रग्रह, 2016 AJ 193 क्षुद्रग्रह, ये भारत ये पृथ्वी के करीब, भारत के करीब नहीं, पृथ्वी के करीब से ये गुजरा है। और ये जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है कौन सी, बुर्ज खलीफा, उससे भी विशाल ये क्षुद्रग्रह है, पृथ्वी के करीब से गुजरा। आप सोच सकते हैं कि अगर टकरा जाता तो क्या होता। 65 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरने वाली किसी भी क्षुद्रग्रह की तुलना में अभी तक का ये सबसे करीबी ये गुजरा था, ये सबसे करीबी ये गुजरा, मतलब सबसे नजदीक होके गुजरा। और नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा इसको नाम दिया गया था 2016 AJ 193, ठीक है, नासा ने इसका नामकरण किया था। और क्षुद्रग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों की तरह ही की जाती है, लेकिन इनका आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है। क्षुद्रग्रह, किसी एक क्षुद्रग्रह की पृथ्वी के करीब आने की संभावना, तो संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह जो होता है उसी को माना जाता है कि कितना करीब आके, अगर ज्यादा करीब आ जाएगा तो टकरा सकता है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मालाबार अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है। पहला स्टेटमेंट, चारों राज्यों देशों का नाम याद रखना आप, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश हैं जो मालाबार अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं। समुद्री अभ्यास जो ये हुआ ये गुआम द्वीप से किया जाएगा, जो अमेरिका का एक क्षेत्र है। ये भी बिल्कुल सही बात है, गुआम द्वीप से हो रहा है, अमेरिकी क्षेत्र है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1992 में भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय तौर पर शुरू हुआ, 2015 में इसमें जापान, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमको भी भाई शामिल कर लो, तो नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने जब रिक्वेस्ट किया तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने UAPA के तहत किस समूह को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है? तो ये कौन सा UAPA क्या है ये भी आपको जानना है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है UAPA। और अभी केंद्र सरकार ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 धड़ हैं जिन जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, तो गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित जो UAPA कानून है उसी के तहत इनको प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। NIA द्वारा अभी ये पाया गया था कि जो हुर्रियत से जुड़े जो लोग हैं, हुर्रियत से जुड़े जो ये मतलब ये समूह है, ये जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए धन जुटा रहा है। और अगर धन जुट जाएगा तो काम तो होगा ही, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। अगर आपके जेब में पैसा है तभी आप में अच्छा काम भी आप कर सकते हो, और व्याधियां सबसे ज्यादा आती हैं। आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप बुरे काम से ऐसे ही दूर रहेंगे, क्योंकि पैसा लगता है ना, पैसा लगता है। तो पैसा लगने के कारण ऐसा होता है कि पैसा कभी कभी बुरा भी बन जाता है ना। नशा करना है तो पैसा चाहिए, सिगरेट पीनी है पैसा चाहिए,
अन्य कुछ गतिविधियां करनी है, खर्च करना है तो पैसा चाहिए। तो इस कारण से अब पैसा ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हुर्रियत समूह जो है ये 1993 में अस्तित्व में आया था। 26 समूहों का एक संगठन था ये। पीपल कांग्रेस, अवामी एक्शन कमेटी, ये सब भी इसमें शामिल थे। फिर ये दो गुटों में बटा था, एक नर्म समूह, एक कट्टरपंथी। गिलानी जो था ये कट्टरपंथी वाले का अध्यक्ष था और मीरवाइज ये नर्म समूह का अध्यक्ष था। ठीक है। यूपीए की अगर बात करें तो भारत में गैर कानूनी गतिविधियों के संघों को रोकने के लिए यूपीए का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हुर्रियत से भी लगा, हुर्रियत समूह से, हुर्रियत ग्रुप से, तो इसमें ही ये चलाया गया। एनएस विश्वनाथन समिति का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका पर्पज क्या था? तो शहरी सहकारी बैंकों की संरचना पर सुझाव देने के लिए किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको किया था, एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन। ठीक है। और इसका उद्देश्य था सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, तो उस पे सुझाव देना, उनकी आधारभूत संरचना पर सुझाव देना। ठीक है। पैनल ने भी कहा है कि शहरी जो सरकारी बैंक है उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। 100 करोड़ रुपए तक की टायर फर्स्ट में, 100 से 1000 टायर 2 में, टायर 3 में 1000 से 10,000 करोड़ रुपए और 4 में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि की बात इसने कही है। अगला जो प्रश्न है, नियो बोल्ट क्या है? ऐसे प्रश्न मैं खूब डिस्कस करता हूं और ऐसे प्रश्न अब आजकल पूछे जाएंगे, पूछे भी जाते रहे हैं लगातार, है ना। कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर करंट सब आ गया इसी से। तो करंट देखिए, हर एक एग्जाम का लाइन लेंथ होता है। आप अगर खास करके यूपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी ट्रिपल एससी तक तो चलो ठीक है, वो कवर करेगा। लेकिन आप ग्रुप डी और रेलवे वाला करंट अफेयर पढ़ने लगेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, क्योंकि वो जीके और जीएस में थोड़ा सा अंतर होता है। तो न्यू बोल्ट क्या है? तो न्यू बोल्ट भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है। पहला, अभी तक नहीं बना पाए थे। तो न्यू बोल्ट जो है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने भी बनाया है। पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है। ठीक है। और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और एक चार्ज में 25 किलोमीटर तक ये जाएगा, है ना। सड़कों के साथ साथ असमान इलाकों में भी ये चला जाएगा। ठीक है। और कारों, ऑटो रिक्शा, स्कूटरों की तुलना में परिवहन का एक सुविधाजनक, सुरक्षित और कम लागत वाला ये तरीका होगा। लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित होगा और मोटर से चलने वाला अटैचमेंट इसमें होगा जो व्हीलचेयर को सुरक्षित सड़क पर चलने लायक वाहन में बदल देगा। वैसे भारत सालाना 3 लाख व्हीलचेयर आयात करता है और 3 लाख व्हीलचेयर जरूरत होती है, उसमें से 2.5 लाख आयात करता है, सॉरी। और अभी आईआईटी मद्रास ने अगर ऐसा किया है तो थोड़ा सा इसको सस्ते रेट पे, सस्ते दरों पर हम प्राप्त कर पाएंगे। हाल ही में किस संगठन ने 36 उपग्रहों को लॉन्च किया? इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें जो आंकड़े हैं वो दो तरीके के मिल रहे हैं, कहीं कहीं 34 मिल रहा है, कहीं कहीं 36 मिल रहा है, इसीलिए इसको हाईलाइट भी किया गया, क्वेश्चन में डाला गया है 36, नहीं तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे प्रश्न बन सकता था कि किसने इसको सपोर्ट किया है, या भारतीय एयरटेल ने किसको सपोर्ट किया, भारतीय समूह ने किसको सपोर्ट किया, एयरटेल नहीं। तो वन वेव ने अभी ये लॉन्च किया है। वन वेव एक संगठन है, इसने अभी 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। भारतीय ग्रुप द्वारा ये हेल्प इसकी की जा रही है, वन वेव। तो रूस के वोस्टाचनी कास्टोडोम से एरियन स्पेस के जरिए 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। वन वेव की सीईओ है नील मास्टरसन। तो उन्होंने ये कहा कि उपग्रहों को लॉन्च करने, नेटवर्क में सुधार लाने और दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंचाने का उनका मकसद है। और अंतिम प्रश्न है, आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आर्मी 2021, आर्मी 2021 ये है क्या? सबसे पहले आप ये जानिए। तो स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान एलसीए तेजस, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल अर्जुन, मेन बैटल टैंक जो अर्जुन है, और अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम में आर्मी 2021 में अगर बात की जाए तो इसको पेश किया गया है भारत के इन, मतलब जो अस्त्र शस्त्र है, जो लड़ाकू विमान है, इन सबको। तो इस कारण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीआरडीओ 2022 से, डीआरडीओ जो है ये 2022 से
2022 नहीं, 22 से 28 अगस्त की बात मैं करने जा रहा हूं। 2022 में ही 21 में ही 22 से 28 अगस्त तक मास्को की कुंभिका में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस कारण से ये चर्चा में आया। यानी कि 22 से 28 अगस्त के बीच में ये डीआरडीओ पार्टिसिपेट कर रहा है, और यह है कहां? रसिया में ये हो रहा है आयोजन, आर्मी 2021। यहां डिटेल में आपको दिया है 22 से 28 अगस्त तक मास्को की कुंभिका में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में पार्टिसिपेट कर रहा है डीआरडीओ, और ये सब इसमें भाग ले रहे हैं, ये सब पार्टिसिपेंट। तो आपको कैसा लगता है जरूर बताएं। कोई प्रश्न हो तो हमसे पर्सनली भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो लोग ग्रुप में हैं ग्रुप में पूछें। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, हाँ, हम लोग जीआईसी के लेक्चरर का जो एग्जाम जीआईसी लेक्चरर का यूपीपीएससी के द्वारा होने जा रहा है, उसके 15-20 पेपरों की एक टेस्ट सीरीज ला जा रहा है, 15 पेपर उसमें होंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही वो लॉन्च हो जाएगी, उसका डिटेल आपको कल तक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अंतिम प्रैक्टिस के लिए जीएस पोर्शन के लिए